सर तुम एक काम करो ना, अपने वाले ग्रुप में डालो ना। चलो फिर स्टार्ट आए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों का। सब लिथार्जिक बच्चे सोने वाले तो क्या कर नहीं सकते ऐसे लोगों का। ओके सो नेक्स्ट यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट कौन सी है? प्रॉब्लम्स ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है डिसऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्गेनाइजेशन? कोई काम बिना प्लानिंग के करना, करना। यस, वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब अनप्लान चीजें होती हैं तो गड़बड़ होती है, गड़बड़ हो जाती है।
मैम जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते। स्पीक लाउडली बेटा। जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते हैं। नहीं, डिसऑर्गेनाइजेशन मीन्स वर्क इन मतलब वर्क विदाउट प्लानिंग या विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। प्लानिंग तो की जाती है बट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, राइट। तो अभी क्या होता है, वी आर लिविंग इन सोसाइटी ना, और देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैज बीन मेंट फॉर द गवर्नमेंट और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक। So there is one system, rules, laws, orders, okay. But अभी इसमें क्या हो जाता है, अगर क्या कोई भी काम करने से if you are planning something, तो what is assurance that it will be completed? होता है कोई assurance? नहीं होता है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर एक भी पॉइंट पर मतलब if anyone at any place at any point is not working properly, so it will be cause of disorganization. It is considered as disorganized things were disorganized. और कुछ कहा जाएगा कि चीजें सही से नहीं थी, अच्छी नहीं चल रही थी, सिस्टम सही नहीं था, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इन सब का प्रॉब्लम का नतीजा क्या होता है, क्या होगा अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो क्या होगा? डिसऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा सोसाइटी में? यस बोलो। क्राइम होंगे, रूल्स वो होगा, वायलेशन होगा कि नहीं? वायलेशन होगा। लोग अपने फायदे के लिए रूल्स यूज करेंगे और अपने फायदे के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्राइम होगा कि नहीं? आप दूसरे की चीजें अपने लिए यूज करने लगोगे, आप किसी के भी चीज को अपना कैप्चर कर लोगे, पोजीशन में ले लोगे, किसी को भी पीट दोगे, मार दोगे, कुछ भी उठा लोगे, चुरा लोगे, डैमेज करोगे। तो ये सब क्या कॉजेस बनते हैं, किसके? क्राइम के। ओके, सो हियर इन दिस यूनिट वी आर टेकिंग our points are crime prevention, youth suicide, farmer suicide, ठीक है, preventive measures, girl and women trafficking and terrorism. 7 points are there. So actually I am connecting laptop so that we can view some videos, है ना, we can watch videos. वो डेटा जो करेंट है वो इसमें विदाउट वीडियो नहीं मिलेंगे, हमारे नोट्स में है बट ये थोड़ा पुराना हो जाता है ना, करेंट डेटा चाहिए मुझे।
बस 2 मिनट रुक जाओ, वो ओपन हो गया है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके फिर करते हैं। चलो अच्छा, तब तक आप कॉजेज ऑफ क्राइम बताओ, और क्यों हो सकता है, क्यों होते हैं क्राइम? Who will tell me? मैम क्राइम के लिए कोई सिंगल कॉज नहीं होता, क्राइम के लिए मल्टीपल कॉजेज होते हैं। जैसे हमने पहले डिसऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयड पीपल है तो सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो टूटेगा। वो क्यों टूटेगा? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है और उनकी फैमिली नीड्स पूरी नहीं हो रही है। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है और वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एडिक्शन, क्राइम, ऑल दीज थिंग्स। ये लोग चोरी चकारी का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे तरीके के बहुत सारे रीजन है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, बहुत सारे रीजन है। एग्जैक्टली, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी है। हाँ, पॉवर्टी की वजह से। अब पैसे तो चाहिए, कुछ लोग जो है मर्डरर्स को हायर करते हैं, और आप अगर डेटा देखेंगे तो जो हायर मर्डरर्स होते हैं वो एकदम गरीब घर से होते हैं। उन लोगों को 4,000, 5,000, 3,000 रुपया एक मर्डर या एक लाश को ठिकाने लगाने के मिलते। और अगर किसी को बुरा लगे, ऑफेंड मत होना, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसे लोग बंगाल, यूपी, बिहार और हरियाणा में मिलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ये जो है बेचारे पॉवर्टी की वजह से इन कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। घर तो चलाना होता है और काम इनके पास होता नहीं है। उसके बाद रेप है। रेप इज caused by a personal शैतानी की वजह से, एंड दैट इज। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइम्स है जिनके अलग अलग कॉजेस होते हैं। आई कैन एक्सप्लेन दिस राइट। यस, वेरी गुड। इसमें भी बोलूं? हाँ, बोलो। सबको बोलना है, सब लोग अपने अपने व्यूज दे सकते हो। तब तक मैं ये वीडियो सेट कर रही हूँ, बोलो। हाँ, पहले तो क्राइम का मतलब ये होता है कि वायलेशन ऑफ लॉ या ब्रेकिंग ऑफ लॉ। तो ये जो क्राइम है ना, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सोशल फैक्टर्स बोले तो पॉवर्टी हो सकता है, इलिटरेसी हो सकता है, और फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकता है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि लोगों के पास में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो चोरी चकारी करके ही कहीं से पैसे लेके आएंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। यस, और नहीं, सही बोली मैंने? हाँ, बढ़िया बोला। और मैम, हमारे लॉ सिस्टम में इन सब क्राइम्स की इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहा है ना। कम होने की वजह बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं दिए जाते हैं इन सब क्राइम के लिए। अगर जिसने चोरी कर लिया तो उसको ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। हाँ, मर्डर किया तो उम्र कैद होगी या तो फांसी होगी। तो इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना होने की वजह से इन सब क्राइम्स और भी ज्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। रेप केस है, तो रेप केस में जब तक लड़की का रेप हुआ है और उसका मर्डर नहीं किया है, तो सिर्फ रेप करने के लिए आपको फांसी नहीं होगी जब तक आपने मर्डर नहीं। तो फिर कोई डरता ही नहीं है क्राइम करने में, डर नहीं है किसी के अंदर। आई ऑब्जेक्ट हियर मैम, क्योंकि रेप के लिए जब तक मर्डर नहीं हुआ तब तक उसको फांसी नहीं होगी, दैट इज करेक्ट। बट हमारे लॉ सिस्टम में अगर अच्छे सजाएं नहीं है तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी सजाएं दी गई है और एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए प्रॉपर सजा और प्रॉपर हर्जाना किया गया। हाँ, हमारे लॉ सिस्टम में एक चीज जो सबसे ज्यादा गलत हो जाती है कि हमने बेल के पैसे दे दिए, आप बेल पे बाहर निकल जाओगे।
तो ये थोड़ी सी बात जो है वो गलत है, लेकिन हाँ जो सजा है वो बहुत बराबर से है, हमने सजाएं होती नहीं है इसलिए हमको पता नहीं। सॉरी फॉरगेट, बट Yes. थोड़ा सा यस यस, नहीं ठीक है, दोनों एस्पेक्ट है अपनी अपनी जगह, नो इशू। वो तो अभी खुल के बात हो रही है, होना भी चाहिए ना, सबको अपना अपना पक्ष बोलने की पूरी आजादी। दिस इज आर क्या फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीक है ना। तो और कोई अपना शेयर करना चाहता है? यस, चलो दृष्टि आईएएस का एक मिला है, देखते हैं क्या दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ क्राइम है, बट हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। अनकाउंटेबल टाइप्स ऑफ क्राइम है ना, हमें सिर्फ देना है सिंपल जितने हमारे सिलेबस में है। आवाज आ रही है बेटा? प्रज्ञा, मैम एको हो रहा है। अभी तो सही नहीं हो रहा, अभी ठीक ना? जी मैम हो रहा है। यस मैम, हो गया। अपने मोबाइल एकदम वो करके म्यूट करके पीछे रखा एकदम, क्योंकि दोनों काम फिर अभी मेरा वो वाला लॉगिन उसमें ही है, उससे ही होता है, वो मैं एकदम क्विट नहीं कर सकती। एनीवे देखती हूँ, ट्राई टू शेयर वन वीडियो। कुछ दिखा? यस मैम, साउंड के लिए भी बता देना मुझे। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये रिपोर्ट भारत इट इज क्लियर? यस मैम सुनाई दे रहा है। अच्छा प्लीज बेटा डेटा आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको लगेगा, मतलब ये आपके उसके लिए यूजफुल होगा। तो जो कुछ मिल जाए वो कर लो, अब ये मत सोचना हम बाद में देखेंगे फिर नोट करेंगे। रनिंग नोट्स हमेशा बनाते रहना चाहिए। अभी मैं म्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आवाज देना, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? देखो मैं दिखी आप लोगों को? नहीं दिखी, कैमरा ही नहीं वर्किंग है क्या? नहीं दिख रही, पता नहीं, चलो कोई नहीं, इसमें दिख जाऊंगे कॉलेज में। हेलो हाँ मैम देख रहे हैं। ठीक, चलो मैं यहीं पे हूँ, काम अब वो भी कर रही हूँ और तुम लोग ये देखो, फिर मैं तब तक देखती हूँ क्या और कुछ है। ओके
कुछ हो तो मुझे मतलब कॉल करो, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन करूंगी तो दिखेगा नहीं। ओके में अपराध की स्थिति और अपराध का क्या पूरा एक माहौल है, उस माहौल पर प्रकाश डालने की कोशिश करती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, और साथ ही एनसीआरबी के बारे में भी कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करेंगे। ब्यूरो के बारे में जानने के बाद इस ब्यूरो की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। जो तमाम निष्कर्ष निकल के आए हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है और आप इसे भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी और महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे इन खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एनसीआरबी के बारे में कुछ बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। तो हमने इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली है। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये गृह मंत्रालय के तहत आने वाला एक निकाय है, एक बॉडी है, जिस बॉडी को मुख्य तौर पर अपराध और अपराध से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं उनको एकत्र करने और उनके भंडारण के तौर पर काम करने के लिए गठित किया गया था। इसको 1986 में बनाया गया था और इसका प्राथमिक लक्ष्य था कि हमारी जो पुलिस प्रणाली है उसको आधुनिक सूचना प्रणाली से जोड़ा जाए, आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जोड़ा जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से 1986 में इस पूरे निकाय का गठन किया गया था और वर्तमान समय में ये निकाय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके अलावा इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 2 समितियों की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। इसमें पहली समिति थी राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो कि 1977 से 1981 के बीच में काम करती है और दूसरी समिति थी गृह मंत्रालय का एक कार्यबल था, एक टास्क फोर्स थी जिसका जो कार्यकाल था वो 1985 था। तो इन दोनों की कलेक्टिव सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1986 में एनसीआरबी का गठन किया था। इसके अलावा एनसीआरबी भारत में जो अपराध होते हैं उनको लेकर हर साल रिपोर्ट जारी करती है। बहुत सारी रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भारत में अपराध की क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है, उससे जुड़े जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा दूसरी रिकॉर्ड आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से जुड़ी हुई है। तो आत्महत्या को लेकर, सुसाइड को लेकर एनसीआरबी अलग से डेटा एकत्र करता है। इसके अलावा जेल को लेकर भी डेटा जारी किया जाता है, भारत की जेलों में क्या स्थिति है, जो जेल स्टैटिस्टिक्स है उसमें आपको क्या क्या सामने निकल के आता है वो अगर आपको जानना है तो आप जेल स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं एनसीआरबी का। इसके अलावा भारत में जो गुमशुदा महिलाएं और बच्चे हैं उनको लेकर भी अलग से एनसीआरबी की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये 4 रिपोर्ट है जो कि एनसीआरबी जारी करता है। तो इसको लेकर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आ सकता है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि एनसीआरबी इनमें से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं करती है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प होंगे, तो इनमें से 3 जो ये 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्प सही है। हो सकता है एक विकल्प अलग से दिया जाए और जो विकल्प अलग से दिया जाएगा वो गलत होगा। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट क्या बताती है, यानी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 क्या बताती है, एक बार उस पर बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में भारत में जो कुल अपराध के मामले रिकॉर्ड हुए उनकी जो संख्या थी वो तकरीबन 58,24,946 के आसपास थी। इतने कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए। इसमें से 35 लाख जो मामले थे वो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज किए गए, जबकि तकरीबन 22 लाख जो मामले थे वो स्थानीय कानून यानी कि लोकल लॉज और स्पेशल लॉज के तहत दर्ज किए गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है,
इंपॉर्टेंट ये डेटा है, 58 लाख जो है मामले दर्ज किए गए थे। और अगर आप इसकी तुलना पिछले साल से करेंगे यानी कि 2021 से करेंगे तो 2022 की तुलना में 2021 में आपको 4.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो 2022 में आपकी गिरावट दर्ज की गई है अपराध के मामलों में। इसके अलावा अगर अपराध दर की बात करें, क्राइम रेट की बात करें, यानी कि प्रत्येक 1 लाख पॉपुलेशन पर आप कितना क्राइम रिकॉर्ड करते हैं, उसके मामले में भी आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। जैसे 2022 में अगर आप बात करते हैं तो 2022 में हमारा जो क्राइम रेट था वो 422.22 के आसपास था, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पर 422 अपराध की संख्याएं, अपराध के जो मामले थे वो दर्ज किए जाते थे। वहीं अगर आप इसकी तुलना 2021 से करेंगे तो 2021 में ये 445.9 के आसपास था, यानी कि पिछले साल की तुलना में हमारा जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। इसके अलावा अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की संख्या है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिली है। जो टोटल मामले हैं वो है इस साल 2022 में 4,45,256 और 2021 से इसकी तुलना करने पर आप पाएंगे कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में आपको 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी, हमने द हिंदू वाले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खराब स्थल के तौर पर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं को लेकर जो घटनाएं दर्ज हुई उनकी संख्या तकरीबन 14,158 थी और ये लगातार पिछली 3 बार से चला रहा है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खराब जगह के तौर पर देखी जा रही है। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 3 यौन उत्पीड़न के मामले आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 महिलाओं को रेप जैसी घिनौनी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये महिलाओं के खिलाफ डेटा की बात हुई। अगर SC/ST कम्युनिटी की बात करें, उनके खिलाफ जो अपराध होता है तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है साल 2021 की तुलना में। और जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है वो है राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ मामले देखने को मिले हैं। तो ये हमने SC/ST कम्युनिटी की बात की। इसके अलावा अब हम आगे बात करें यूपा के बारे में, तो यूपा को लेकर भी रिपोर्ट बताती है। यूपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ऐसे काम करना जो कि सरकार आपका गैर कानूनी मानती है, जो कि सरकार मानती है कि इसकी वजह से देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो सकता है, वो जो काम है वो आपके यूपा के तहत बैन किए गए हैं। तो यूपा के मामले अगर आप देखेंगे तो 24% तक की यूपा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके तहत जो रजिस्टर्ड मामले थे उनमें 24% की बढ़ोतरी आई है। वहीं दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये सामने आया है कि इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC के देशद्रोह का जो कानून है, देशद्रोह का जो धारा है, यानी कि सेक्शन 124A के उपयोग को अगर आप देखेंगे तो उसमें कमी देखने को मिली है। और ये कमी इस वजह से भी हो सकती है कि साल 2022 के मई महीने में अगर आपको याद हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अब सेक्शन 124A का बहुत व्यापक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको लिमिटेड तरीके से, उसको जुडिशियल तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और इसी वजह से रिपोर्ट ये बताती है कि अब 124A का जो उपयोग है वो कम हो गया है। इसके अलावा अगर आत्महत्या की बात करें, सुसाइड की बात करें, तो अगर आप 2022 के आंकड़े को देखेंगे तो 2022 में सुसाइड के भारत में तकरीबन 1.7 लाख मामले दर्ज किए गए और इसमें से जो 1/3 मामले थे यानी कि 1/3 जो मामले थे वो केवल उन लोगों से जुड़े हुए थे वो जो या तो दैनिक वेतन मजदूर थे, या तो खेतीहर मजदूर थे, या फिर किसान थे। तो ये जो 3 लोग हैं, 3 कम्युनिटी है, ये सुसाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसके बाद अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के बीच सुसाइड की जो दर थी, जो संख्या थी वो 48,000 के आसपास है। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के बीच जो रेट था वो तकरीबन 12,000 के आसपास है। तो 12,000 स्टूडेंट ने 2022 में आत्महत्या की थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर हमारे सामने तो केवल एक डेटा के तौर पर मौजूद है। 12,000 जो संख्या है वो हमारे लिए बहुत कम हो सकती है, हमारे लिए केवल ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी को खोया है उसके लिए ये केवल आंकड़ा नहीं है, उसके लिए ये जीवन था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, कोई डिप्रेशन या फिर मानसिक तनाव से जूझ रहा है,
तो उसको एक कलंक के तौर पर ना देखें, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी सहायता करने की कोशिश करें, उससे बात करें। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। सरकार की ओर से हेल्पलाइन शुरू की गई है, आप उस हेल्पलाइन की भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में सुसाइड के रेट सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, अगर उनकी बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की संख्या ज्यादा है, मजदूरों की संख्या ज्यादा है, तो वो सबसे पहले स्थान पर है, जहां पर तकरीबन 22,746 मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद तमिलनाडु की बारी आती है, जहां पर आपको 19,000 के आसपास मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर 15,000 के आसपास, कर्नाटक के तकरीबन 13,000, केरल में तकरीबन 10,000 और फिर अंत में तेलंगाना में तकरीबन 9,980 मामले सामने आए हैं। तो ये हमने मामलों की बात की, ये हमने पूरे डेटा की बात की, आंकड़ों की बात की कि किस तरह के आंकड़े भारत में सामने आए हैं। तो आंकड़ों को भी हमने समझ लिया, यहाँ पर विषय समाप्त होता है। अब हम अंत में इसी विषय से जुड़ा एक सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल प्रीलिम्स का है और आप बहुत आसानी से सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी आपका विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पर आपके सामने सवाल है, सवाल के जवाब को जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद। Hi, this is Deepika Palekar, a professor. Professional squash player and a mom, and I'm ready to own it with Go Colors. जनवरी 1965 हिंदुस्तान का फेक रिपोर्ट पेड बाय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का काम किया हुआ ये सब फेक है। लंदन में जाके देख लो, ज्यादा रेप होते हैं। अरे जाके कंपेयर कर लो रेशियो पॉपुलेशन का। शेम ऑन यूके, शेम। Why bother with this fake news? This is fake news. This is fake news because everybody is jealous that India is progressing, and now we have to progress further and make them more jealous. फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। ये सूडो सेक्युलर Amrita, I want to really focus on solutions that save lives and change lives. I'm going to start with one thought from Jasmine Kalhar and then pick up off the back of Jasmine, because there are real changes from taking their own and help us reach the sustainable development goals. So yeah, that's a really great point to pick up off of, and I think the idea is to look at what's implementable. I'll give you two examples. One is we look at what Sri Lanka has done with limiting access to very toxic pesticides. If you look, then we are also going to ponder upon the factors responsible for this. Then we are also going to see some of the government initiatives in prevention of suicide. And lastly, we are going to discuss a practice question for your prelims examination and a practice question for your Dristy IAS English. I am Pragya with you today.
In today's episode, we are going to discuss a very crucial and a sensitive issue. The title of our today's discussion is Youth Suicides in India. So in this discussion, we are firstly going to understand what is suicide. Then we are also going to understand what exactly is India's scenario in relation to youth suicide. Then we are also going to ponder upon the factors responsible for this. Then we are also going to see some of the government initiatives in prevention of suicide. And lastly, we are going to discuss a practice question for your prelims examination and a practice question for your mains examination. So if I talk about the background of our today's topic, very recently, a 20-year-old student has committed suicide in Kerala, and the report that is being published by the police reveals some of the shocking details that before taking his own life, he was subjected to 29 hours of ragging, 29 hours of torture. So this brings us again in the limelight, the topic of youth suicides in India. So if I talk about this phenomenon known as suicide in very simple terms, it means you are deliberately killing your own self. You are deliberately taking your own life, and this in simple terms means suicide. So suicidal behavior comprises suicidal ideation, threats or plans of suicide, suicidal attempts and completed suicide. So this is the complete circle of starting to ending of this phenomenon known as suicide. And study shows that more than 20 suicidal attempts are made within every 40 seconds, out of which at least one person dies. So yes, suicide is very common across the globe, and it is a phenomenon that needs to be have solution to, because this needs to be addressed, because this is slowly and steadily turning into another huge pandemic. Moving forward, let us discuss the India scenario in relation to the youth suicide. So India unfortunately holds the distinction of having the highest number of suicides globally as per the National Crime Records Bureau, also known as the NCRB data of 2022. And if you talk about the facts and figures of the year 2022, 1.71 lakh individuals in India died by suicide, resulting in a suicide rate of 12.4 per 1 lakh people, marking the highest rate ever recorded in the country. And this prompts action. This needs to be thought about, because this is something, a record that which will not be able to proudly hold. Why are we the largest country globally for suicides? No, this is not something we should be proud of. Moving forward, and these figures most likely underestimate the actual figures. See, there is reported deaths, then there is actual death. Okay, so deaths due to suicide are heavily underreported. Firstly, there is a lack of medical care, there is a lack of registration of death facility, then there is societal stigma and other factors which contribute in underreporting of suicides in India. So the real figures of suicide will be much higher than the reported figures. And 41% of all suicides occur among individuals under the age of 30. And this is something we really need to pay attention to, because we have a very young and dynamic population. India has the youngest demographic dividend, and our youth are also committing suicide. So yes, we need to pay attention, because this is becoming a silent pandemic for India. And if you talk about suicide, suicide is the leading cause of mortality of young women in India. So young girls, young women in India are more vulnerable to the phenomenon of suicide. They have a higher rate of suicide than the Indian males. Moving forward, on average, a young Indian takes their own life every 8 minutes.
suicide among the youth constitutes a major public health crisis in India. And the time is right when we start public awareness on this topic, when we start running news on this topic, when we start, highlighting this topic, when we actually start acknowledging a cry for help, because this problem needs to be addressed if we want to succeed economically. Okay, if we want our youth population to be at their own best, then definitely this also raises alarm of mental health in India. The topic of mental health in India is largely ignored. How many of our parents actually understand our mental health? Can you talk to people about anxiety? If you will say to someone that yes, you require help, they will consider that yes, you are abusing them. This is not abusing, this is concern. And whenever it is possible, whenever you feel overwhelming emotions, I would suggest that kindly take help, because we are ignoring our mental health, and mental health is not very much talked about in a country like India. Moving forward, let us ponder upon the factors responsible for the increase of youth suicides in India. So, it is a complex human behavior and it is futile to locate a single causative factor. So, there is just not one factor. The socio-cultural environment in our country, the pressure which we have of our education system, the pressure which we have of our clearing the competitive examinations, the government job pressure, everything adds up, and one day the person decides to end their life. So the factors are multiple and we cannot blame it on one single factor. So suicide in young people is best understood as multi-determined and the result of interaction between biological, psychological, familial and socio-cultural factors. So it is a combination of all of these factors. Moving forward. So the factor includes mental health, problem 54%. So as of now, I explained to you that yes, we ignore our mental health. We are afraid to ask for help. Okay, we do not seek help. If someone asks us to seek help, we consider that okay, this person is not behaving good with us. This person is abusing us, but the person is concerned about you, and this is what I explained recently. And mental health problems constitute 54% of suicides in India. Then negative or traumatic family issues, especially childhood traumas. Then academic stress 23%, social and lifestyle factors 20%, and violence 22%. Then there are financial reasons as well. So economic distress 9.1%, but it is very low if you compare to other factors, and relationship factors as well, that also have 9% in the suicides in India, contribution in the suicides in India. So all of these factors are responsible for the youth suicides in India. And if you talk about the females or young girls in India, arranged and early marriages, young motherhood, low social status, domestic violence and economic dependence are well documented as factor constituting suicide of young women and girls in India. So yes, our socio-cultural environment also promotes suicide among young girls, and they have a alarming rate more than the boys. Rigid gender roles and discrimination have also been implicated for suicide in young women in India. Moving forward, alcohol and substance use are recognized as risk factors for youth suicides. Over the past 2 decades, there has been a notable surge in internet uses among young individuals, and a metadata has been compiled of 19 states, which states that 20% of our young population
is addicted to the internet. The more you will be addicted to internet, the more there are chances of you getting cyberbullied, the more chances of cyber crimes. So yes, this is an unhealthy addiction that we all have. If you increase your time by 2 hours on any kind of social platforms such as Instagram, X, Facebook, etc., then you are even more vulnerable to committing suicides, because not everyone shows their sad face on Instagram. I'm saying this because I know that yes, people portray their happy faces, but they are going through a lot in their real life. So kindly do not believe that yes, everyone's life is good and your life is not good. That is not the case. People do not post their sad life on Instagram and other such social media platforms. So you should be clearly aware of your screen timings on these kind of apps, because this is again a study that these kind of apps are leading to depression. They are promoting depression among young people across the globe. Cyberbullying affects 1/3 of young people, with a concerning statistic showing that 1/3 of those cyberbullied individuals express suicidal tendencies. So yes, we are having these kind of new challenges in the form of cyberbullying, in the form of internet addiction. So internet addiction is a factor that is contributing in suicidal tendencies, in depression as well, in mental health issues as well. Moving forward, let us discuss the government initiatives for prevention of suicide and the World Suicide Prevention Day. Is being celebrated on 10th September every year, so as to raise awareness about the phenomenon known as suicide. So the Ministry of Health constituted a task force in November 2019 to develop a national suicide prevention strategy for India. The final strategy was launched on November 21, 2022 with the objective of reducing suicide by 10% by the year 2030. So this ambitious policy is there by the Government of India, and that is known as National Suicide Prevention Strategy. There are other policies as well, namely the Mental Health Care Act of 2017, and it aims to provide mental health care services for persons with mental illness. As I said that yes, we often ignore our mental health. That is the kind of health that is often ignored. We do not pay any kind of attention to our mental health, and that is why even mental illness, having mental illness is a taboo in India. People do not discuss it openly, and that is why this act ensures that yes, services are available to those persons who are suffering from any kind of mental illness. Then there is Kiran. The Ministry of Social Justice and Empowerment has launched a 24/7 toll-free helpline, Kiran, to provide support to people facing anxiety, stress, depression, suicidal thoughts and other mental health concerns. And if you talk about the phenomenon known as anxiety, ask any friend of yours. He might be suffering it, because since if you talk about youth, the pressure of study is enormous. Firstly, we are said that okay, we need to have good marks in 10th standard, then again in 12th standard. Then if you talk about the quota, the pressure that students face while attempting any kind of government examination such as JEE, NEET, JEE Advance, okay, JEE Mains and JEE Advance, and then NEET. Then again, if they are not able to succeed in that, they'll go for competitive examination. And you might be aware the kind of anxiety which you are facing while preparing for your UPSC attempt. So yes, this is something which we really need to talk about. We really need to reduce this pressure, and the government should pay focus to that yes, what are we trying to do to our young brains? We are just increasing their anxiety, stress. There is no life after 10th. We immediately start preparing for class 12th examinations.
because we get serious that yes, we have to get into a good college. For getting into a good college, you have to appear for various kind of competitive examination, be it any kind of field. Okay, the most famous ones are JEE Main Advance and NEET preparations. Then there is government jobs. Okay, the competition is very high, the selection rate is very low. So yes, we need to pay attention to all of this. We need to talk about all of this. We need to increase public awareness about all of this. And with this, we come to a conclusion of our today's discussion. We have discussed the phenomenon of suicide. We have also seen the factors responsible for youth suicides in India. We have also understood what the initiatives the government is taking. And as a educator, I would request you that yes, kindly pay attention to your mental health. Don't ignore it. And whenever you are in need, kindly seek help. Seeking help is not bad at all. Now let us discuss a practice question for your prelims examination. So the question is, when is the World Suicide Prevention Day celebrated? Your option A is 10th September, your option B is 10th October, your option C is 10th November and your option D is 10th December. So kindly drop your answers in the comment box below. Now let us discuss a practice question for your mains examination. So the question is, discuss the challenges of prevention of suicide in India. So in this answer, firstly in the body introduction, you will write about suicide. You will write that yes, India is the country that holds the unfortunate record for the country which sees a largest amount of suicides. Then you will write that yes, what are the factors responsible. Then you can write about the government initiatives, and then you can definitely conclude your answer very holistically, stating that yes, we need to talk about our mental health, we need to increase the public awareness, and we need to fulfill all of the government initiatives very seriously. We need to implement them very seriously, and that is how we can prevent the occurring of this phenomenon in India. I hope this session was insightful for you. If you have any feedback regarding this session, kindly drop it in the comment box below. If you liked today's discussion and found it to be helpful, kindly like the video and subscribe to our channel for more such interesting updates. Thank you. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications. हम जोड़ रहे हैं 100 टावर्स हर घंटे। And I welcome you all to Unacademy. Today we are here to talk about a topic which is the most highlighted topic we have seen very recently, and we have known this topic with respect to the Indian society. We know this topic with respect to the kind of cases that have been happening in India and what are the issues that are happening. So yes, you heard me right. You can see it correctly that we're going to talk about increasing youth suicides in India. I would start by talking about the data. This is me, Vani Mehra, presenting it to all of you. Guys, when I talk about the increasing cases of suicides in India, I would like to start talking about that what actually happened and which age generation or how many people you would rather say who commit suicide every year in our country. And most of them are the youngsters who lie in the age group of you can say 14 above, 14 to you can say 28, wherein they are being forced in order to having faced a pressure of perfection or career or education or some kind of fears that they have inside. So one student commits suicide every 55 minutes in India. Suicide incident rates per 1 lakh population for those below the age of 14 is 0.5. And in academic year of 2017-18, more than 150 students across Andhra Pradesh and Telangana committed suicide. Suicide incidence rate per 1 lakh population for those in 14 to 17 age bracket is 9.52. Let me tell you, this is how the bracket changes from below 14 to above 14. In Hyderabad, more than 30 students committed suicide in academic year of 2017 to 18. 20% of city students in a single class are suffering from anxiety and depression. There are students who are in different classes,
And in one single class, if you just try to go and cover up the data, so many students are there who are facing anxiety, stress, depression every single day. There are definitely warning signs that are there, with respect to the people who commit suicide, and we tend to ignore them being in the society. First one being the isolation from family and friends. A lot of people who commit suicide, most of them remain isolated from their family, from their friends. They stay alone most of the times, which makes it very difficult for them to integrate with the families or integrate with the society. They have a tendency of self-harming, not having the will or wish to live, trying to kill themselves, trying to harm themselves, not taking care of themselves, etc. Drastic changes in mood and behavior, for example, extreme fear or sadness or irritability, all of these could be the reasons of this. Changes in sleeping and eating habits, for example, are they eating too much or they're eating too less? They are interacting not at all or isolating themselves. Drug and alcohol use, excessive, intake of drug, excessive intake of alcohol, isolation, loneliness, sadness, etc. Engaging in risky behaviors, risking their lives, risking the people around them, driving very rashly, trying to do such activities which could be very, not very normal, and also showing less interest in activities they previously enjoyed. For example, if someone is fond of music, they might not enjoy music as much. If someone is fond of going out in public gathering, they are not going out in the public gathering, etc. So all of these could be the warning signs for this. According to different kind of statistics that we have seen, over the past 3 years, more than 26,000 students have committed suicide across India. A majority of student suicides are caused by underlying psychiatric factors. It could be stress, deep, depression, anxiety. It could result from difficulty in coping with academics, unrealistic expectation and pressure from parents, and lack of support from peers. It is very important to identify the illness at an early stage and consult a mental health professional. This is said by one of the psychiatrists, Dr. Virinchi Sharma, and we have picked it up from the newspaper, one of the newspapers, wherein the data shows that so many students commit suicide, and it could be personal reasons, it could be educational, it could be career making, or there could be any loss that they have suffered in their life, loss of a close friend, loss of a close one, loss of a partner, etc. It has also been found, according to India Today group, that hanging is the most common way to commit suicide. Data from the National Crime Record Bureau has shown that more than half the people who commit suicide in 2019 hanged themselves. They have hanged themselves. If we just try to figure out 0.6% by self-inflicting injury, the graph if I talk about, 1.5% by injuring, then firearms, consuming sleeping pills. Then people also commit suicide by coming under running vehicles or trains, jumping in front of a train or jumping in front of a running vehicle on a highway or something. And then you can say fire or self-immolation, 3.8% people. Drowning, jumping into river or sea or something, 5.2%. By other means, 5.8%, and by poison, 25.8%. But if you just see the data by hanging it is 53.6%. That means majority of people in the country, or majority of cases have been seen because of hanging. If I say top 3 states in number of suicide cases, let me tell you this data is from the National Crime Record Bureau, wherein they have said that Maharashtra has been leading the list of the state who has been seen number of suicide cases. Tamil Nadu being second and West Bengal third. Recently we have seen so many cases of suicide in the pandemic as well, of famous Bollywood star, and the entire controversy happened with respect to Sushant Singh Rajput, and uske baad we also see a lot of other people involved into the industry who have been seen into this. If people are not getting into the suicidal tendency, then probably drug abuse is another thing that we are seeing, and we are seeing the reports also. हम news में ये सब कुछ सुन रहे हैं यहाँ पे. So guys, with this, I want to introduce Unacademy Learning app for all of you. You can now join structured batches with top educators. Batches which are in Hindi, English and bilingual. Late night, 2-year batches,
सिलेबस कवरेज, सब कुछ आप कर सकते हो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में इंक्लूडेड, एंड यू कैन ज्वाइन यूजिंग द कोड VMIS class anything on Unacademy with the code VMIS10. Guys, I'm Vani Mehra. I am Unacademy educator. I'm also founder of Unacademy. You can find me on Telegram. You can find me anywhere on any particular site or anywhere. Let me tell you people that UPSC CSC subscription is open for you all. Now you can join live class environment, polls, leadership board, doubt solving, session interaction. सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है. आप Unacademy सब्सक्रिप्शन प्लान चेक कर सकते हैं गाइस, और आप अपने हिसाब से यूज द कोड VMIS10. फ्री लर्निंग प्लान में आर्टिकुलेट एंड वानी मेहरा Unacademy इज अ चैनल दैट यू कैन ज्वाइन अगर आपको मेरे अपडेट्स चाहिए. So guys, what are the incidences of suicides in India? What kind of incidences are seen? So let me tell you. In India, there have been frequent news reports of suicide taking place in coaching centers. ऐसे बहुत सारे केसेस आए जब कोचिंग सेंटर्स में बच्चों ने सुसाइड कमिट किया. That trained student for medical and engineering entrance exams. According to National Crime Record Bureau, 2014 से 2016 के बीच में 26,000 से भी ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कमिट किया इंडिया में, जिसमें से 7,000 बच्चों से ऊपर जो थे they committed suicide due to failure in various examination. क्योंकि कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या कोई एग्जाम का रिजल्ट उनका रिक्विजिट नहीं आया, हो सकता है कोई सोशल स्टेटस एसोसिएटेड हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन या कुछ, ये सारी चीजें जो है इसका ये कारण बन सकती है कहीं ना कहीं सुसाइड का इन द यूथ. Death of 49 students in Navodaya Vidyalaya schools in the last 5 years and of 3 students preparing for IIT entrance exam in Kota in span of 4 days brings the issue of youth suicide to the fore again. ये केसेस हो चुके हैं पास्ट में, और यहीं से हमें पता लगता है कि किस तरह से यंगस्टर्स के अंदर ये जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है. इंडिया में वैसे भी आप सब जानते हैं, इन इंडिया वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड. इसका मतलब हमारी यूथ जो है यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. एट द सेम टाइम उस यूथ से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है. पहली एक्सपेक्टेशन है अपना करियर बनाओ, ठीक है. दूसरी एक्सपेक्टेशन है अपने आसपास के लोगों को देखो कौन क्या कर रहा है लाइफ में, कंपटीशन. तीसरी एक्सपेक्टेशन होगी सोशल स्टेटस. अगर आज तुम्हें एक IAS बनना है तो इसलिए बनना है तुम्हें फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ाना है. तीसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी. अगर आज तुम ये नहीं बनोगे तो फ्यूचर में क्या खाओगे, किस तरह से रहोगे. देन बर्डन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, एज इन तुम किसी के साथ कैसे खड़े हो पाओगे अगर तुम ये नहीं करोगे. और देन इंफीरियरिटी एज इन कि हाँ, if you are not becoming a doctor or engineer, then you cannot stand tall in the society. ये स्ट्रीम तुम्हारे लिए नहीं है, ये मत करो, ऐसा तुम नहीं कर सकते, ये मत बनो, ये पढ़ाई मत करो, ये स्ट्रीम चूज मत करो. उसके बेटे ने ये किया, उनके बेटे ने वो किया. All these kind of things and theories have been existing. We have all seen them over years. कहीं ना कहीं हमने अपने आसपास इन सब चीजों को देखा. स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स आर appreciating, not appreciating people. तो हमने ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा लार्जर लेवल पे देखी, ऑब्जर्व की. And yes, this is something that also creates an environment for suicide or such tendencies into the youth. How education ecosystem affects students. See, the rising number of student suicide provokes a serious discussion on the way in which outcome of education are perceived in India. हमारी कंट्री में एक चीज है, 99% लाने वाला बंदा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा. अगर ये बच्चा 99% लेकर आ रहा है तो ये तो डॉक्टर ही बनेगा. और अगर ये बच्चा लेकर आ रहा है कहीं ना कहीं 95% या कुछ, और ये बच्चे में थोड़ी एक क्वालिटी है, एक ठाठ है, कुछ है, तभी एक IAS बन सकता है. कोई भी आके आपको सुना के चले जाएगा, अरे लाइफ में कुछ बन जाओ, IAS बन जाओ. Anybody can come and give you that gyan, but what to do about that gyan? The instrumental value of education in India is its potential in generating socio-economic and cultural capital through a promise of decent job opportunity in the future. कि आज अगर आप ये बन गए तो कल आपको अच्छी जॉब मिलेगी. आज अगर आपने ये कर लिया तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा. आज अगर आपने ये पढ़ाई कर ली तो कल को तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा, तुम्हारा नाम होगा, डिग्निटी होगी, रिस्पेक्ट होगी, एक्सेट्रा. But the education system has not been successful in generating enough job options. क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम ने इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खड़ी कर दिया? आज आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, I'm sure बहुत सारे लोग मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं. You must have realized one very important factor right now, that is
कि आज आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस एग्जाम में वैकेंसीज बहुत कम है और कंपटीशन हद से ज्यादा कंपटीशन और प्रेशर उससे भी ज्यादा. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम. इस पैंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को फोर्स किया है उन ऑप्शंस को चूज करने के लिए लाइफ में, चाहे वो जॉब है चाहे वो करियर है, दैट दे नेवर वांटेड टू डू. So with their job future being so bleak, students are put under constant pressure to perform. मार्क्स लेकर आओ, तुम्हारा परसेंटेज अच्छा नहीं है, ए ग्रेड आना चाहिए, स्कूल में तुम टॉप नहीं कर रहे हो. उनके बेटे ने टॉप कर लिया, उनकी बेटी टॉपर बन गई है, तुम्हारे फिजिक्स में कम मार्क्स है या केमिस्ट्री में कम मार्क्स है, तुम साइंस में अच्छे नहीं हो, तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो. मैथ्स पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बन पाओगे, अगर तुमने मैथ्स नहीं लिया तो कल तुम इंजीनियर नहीं बन पाओगे. मेडिकल लाइन चूज की है तो तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी. आईएएस बनने के लिए तो 4-5 साल तुम भूल जाओ, 4-5 साल लग के मेहनत करोगे तभी तुम आईएएस बन सकते हो. ऑल ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग. लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाओगे, सायरन वाली गाड़ी है, साफ करके सब सल्यूट मारेंगे एक्सेट्रा. दिस इज समथिंग दैट यू कीप हियरिंग अराउंड यू. So with the loss of community and other social bond, students in school, colleges and coaching centers end up taking their life. Because sometimes they can't even go and open out to people, they can't talk about their issues, constraints, loneliness, isolation, etc. And the fear of missing out, or you can say the fear of losing out. So what are the issues in measures taken by government? Government बहुत तरह के measures लेती है, but what are the issues? HRD ministry is also setting up an expert committee. No doubt the government has tried to do whatever it can the best. Government ने हर तरह की कोशिश की है हर चीज को बेस्ट से बेस्ट करने की, बट क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी इंक्लूसिव हो पाई है, इतनी अच्छे से इस इशू को टैकल कर पा रही है? The framework for implementation of राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान has been made up in order to make such cases, reduction in such cases is very very important. जिस तरह से केसेस राइज करते जा रहे कंट्री में, और एक एजुकेशन का जो सिस्टम है उसका जो असेंस है वो कहीं ना कहीं लूज होता जा रहा है. उस चीज के ऊपर चेक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत अलग तरह के मेजर्स ले रही है. रिसेंटली आपने देखा होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे ये जो प्रेशर रहता है मार्क्स का कांस्टेंट, वो बच्चों के ऊपर से, उनके सिर के ऊपर से खत्म किया गया. According to Navodaya Vidyalaya Samiti, merely 1 or 2 training sessions are included to sensitize the teachers and principals regarding safety and security. पहली बार टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि बच्चों पे प्रेशर डालना बंद करें, so that अगर लाइफ में कुछ बनना है तो उनका बन जाएगा. It is not that every person is born with a quality. They build up that quality over a period of time. In 2018, the government approved an integrated school education scheme subsuming the Sarv Shiksha Abhiyan, the RMSA and teacher education from April 1, 2018 to 31st of March 2020. जिसके अंदर it is important compulsory, कि एक school education को integrated setup में किया जाए. Without any significant rise in budgetary allocation for education, it is likely that there would be cuts in non-productive areas of education, like guidance and counseling. बहुत लोग पढ़ा तो लेते हैं, but does everybody counsel you? Today you must be preparing for this exam, but do you have the right counseling, the right person, the right teacher, the right mentor, the right coach to tell you what goes on into this preparation? Where can you fall back? What are the mistakes that you will definitely do? What are the mistakes that every aspirant does? The stopgap solutions to setting up expert committees and counselors in schools have not been able to solve the problem. Thus, deep-rooted causes must be addressed. The point is कि हमें इन deep-rooted causes को address करने की जरूरत है, mindset बदलने की जरूरत है, सोच के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है. तो किस तरह के measures हमें help कर सकते हैं? The government must undertake a comprehensive study on reason behind these suicide. Government को इनके पीछे के reasons, कारणों को ढूंढने की जरूरत है. Academic curriculum इस तरह से डिजाइन किया जाए कि स्ट्रेस बिल्ड करने से अच्छा उनके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड की जाए. दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव ऑन द हैप्पीनेस करिकुलम मे बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. यूनियन गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर टू सेट अप equal opportunity cell with an anti-discrimination officer functional in university and colleges. इसके अलावा we need to reinvent our educational ecosystem.
इस तरह से कि अब हम नए मीनिंग, नए आइडियाज, रिन्यूड पॉसिबिलिटीज, इन सब के ऊपर काम कर सके, सो दैट इट कैन मेक अ लाइफ वर्थ लिविंग। ये एज के जो आपकी प्रेशर्स है, जब लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस और बहुत इश्यूज आते हैं, लोग वो नहीं फेस कर पाते बिकॉज दे आर नॉट वेरी दे हैव नॉट बीन मेड और बिल्ड अप इन अ मैनर दे कैन हैंडल प्रेशर। इस एज का प्रेशर जब लाइफ में अगर कभी भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती या जो रिक्विजिट करियर है वो नहीं मिलता या जिस तरह के एम्स है वो पूरे नहीं होते, तो वो डिसअपॉइंटमेंट की उनके अंदर ये फीलिंग अराइज करती है। इसलिए इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग प्रेशर एंड स्ट्रेस ओवर लाइफ, करियर एंड ऑल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड human beings, it's important to build capability, it's important to build the site of being people being built in a versatile manner. जब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी अपॉर्चुनिटीज है, then why should we limit any one person for one job? That is why I always tell my aspirants, my students, that guys, this exam is just a part of your life. It is not your life. Thank you very much. I hope this video is informational and inspirational both. If you really like this video, like it, share it, and please subscribe to the channel. Follow me on my Telegram channel of Vani Mehra Unacademy. You can search VM_Unacademy. और guys, आप Unacademy की gamified quiz में participate कर सकते हैं 20 दिसंबर को 11 बजे, and the code is VMIS10. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डोंट फॉरगेट गाइस, देखिए बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी की, बट दे डोंट गेट द राइट गाइडेंस, सो आई एम हियर टू प्रोवाइड यू द राइट गाइडेंस. इन केस ऑफ एनी डाउट्स, यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई कम बैक टू यू. You can ask from me anywhere. And guys, please take the plan accordingly. You will get 10% discount from my code VMIS10 and then 10% from the credits that you earn on Unacademy app. Thank you so much. Take care of yourself and use code VMIS10 to unlock anything on Unacademy. So girls, how was the session? Mean videos? Hello, सो गए क्या? No ma'am. हाँ? अच्छा था बहुत. Good ma'am, good. समझ में आए? Yes ma'am. कुछ नोट किया कि सिर्फ सुना? हाँ, कुछ नोट भी किया. वेरी गुड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वीडियोस से थोड़ा आसानी से होती है. बट इफ यू विल मेंशन ये लेटेस्ट एग्जांपल्स और लेटेस्ट डेटा, सो योर क्वेश्चन विल बी मोर अट्रैक्टिव, मोर इम्प्रेसिव योर आंसर. ओके, आई एम नॉट कंपेयरिंग जस्ट कि कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन डेटा के लिए और इन चीज़ों के लिए, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, उसके लिए तो कंपेयर करना ही पड़ता है. इफ एनी गर्ल विल बी राइटिंग ओल्ड 10 years बैक डेटा, सो एग्जामिनर विल नॉट बी प्लीज्ड. उसको अच्छा नहीं लगेगा कि ये इतना पुराना डेटा मेरे को दिया है. और अगर इफ यू विल बी राइटिंग लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, तो वो ज़्यादा उसके मार्क्स मिलेंगे. अभी रिया शर्मानी, जो दूसरी रिया है, वो है यहाँ पर. आर यू देयर? Yesterday you told me that you have written some examples. Are you there? वो जो थोड़ा टॉल है और बहस बहुत करती है, क्या नाम है उसका? रिया? What is her surname? रिया विश्वकर्मा. Riya Vishwakarma. Are you there? Ma'am, I want to ask a question. Yes. जो हमारे इंटरनल के क्वेश्चंस है, we have to study all the questions or we have to मतलब we have of course all the questions, because I have given it very early. तो अभी important, maybe important कुछ नहीं होता. Okay. So prepare for learners all six na 4 long question and 3 are short notes. But ma'am, it's very like
बट ठीक है, प्रिपेयर कर लेंगे। ये पहले ही मैंने बोला था। मंसूरा, आर यू देयर? Yes, I'm there. What I told? When we discuss these questions, Maybe 1 week. not यार, पहले और भी पहले। More than 1 week. आयशा, I didn't remember. Yes, ma'am. कब डिस्कस किया था? उस दिन बहुत कम बच्चे आए थे, किसी भी प्रोग्राम में भाग गए थे, कुछ तो था। एनीवे, दिस इज नॉट एन इशू कि कब दिया कब किया। कुछ बच्चे 4 दिन में पढ़ाई करते हैं, कुछ 40 डेज में, कुछ 14 डेज। इट्स योर कैपेसिटी एंड आई थिंक शालिनी यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन मैनेज। ओके मैम, मैं तो जनता की बात बता रही थी कि कम हो जाता तो अच्छा रहता, लाइक हम अच्छे से फोकस करके कुछ क्वेश्चंस पढ़ पाते, क्योंकि आने नहीं बेटा, देखो अभी 20 अप्रैल से फाइनल एग्जाम है ना, तो ओनली 1 मंथ इज देयर और इन बिटवीन योर आपके इंटरनल्स भी होंगे, तो आपको कितने अप्रैल से? 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से आ गया, आने गया एग्जामिनेशन कमेटी की, उसमें मुझे बताया गया 20 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू होंगे। तो आप सोचो फिर आपको अभी 2 यूनिट, जस्ट लेट मी फिनिश बेटा, 2 यूनिट आपको और कवर करनी है। ठीक, इसीलिए मैं आपको वीडियोस दिखाए, 3 वीडियोस क्यों दिखाए? इसलिए कि अगर मैं अभी ऑनलाइन में बोलूंगी ना तो तुम लोग ना सुनने वाले ठीक से, ना मैं समझा पाऊंगी, क्योंकि आप लोग सामने बैठे रहते हो तब तो इधर उधर करते हो। इससे कम से कम वीडियो देखोगे तो कुछ अट्रैक्टिव है, और ऑडियो वीडियो का ज्यादा असर होता है, ऑडियो विजुअल और दोनों। आपके आंखें भी उसमें इन्वॉल्व है और ईयर्स भी। सो अभी आपको सोच लो 4 यूनिट कवर करने हैं 20 मार्च तक। अगर नहीं तैयार करोगे तो मेरा एनुअल रिजल्ट अफेक्ट होगा, और मैं इसलिए अभी कोई क्लू नहीं देने वाली। चुपचाप तैयार करो, सब एक ही जैसा है। जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो अच्छा है ना, फेल होने तो तभी उनको समझ में आएगा। सिर्फ वो फेल ना हो, इसलिए मैं उनके एज ए टीचर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको तैयार करा के लूँगा। और अगर अभी आपको 2 क्वेश्चंस बता देती हूँ तो फाइनल्स में आप 20 कैसे तैयार करोगे? बस मुझे इतना बताओ, 1 महीने के अंदर 20 ना सही, एटलीस्ट एक यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो 12 to 15 क्वेश्चंस कैसे तैयार होंगे? इसलिए बेहतर ये है, जो भी जिनको बुरा लग रहा है लगने दो, 4 क्वेश्चंस लॉन्ग तो तैयार करने ही है, और शॉर्ट में बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, 1 पेज। और ये जनरल चीजें हैं, एकदम सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें इतना कुछ बहुत ज्यादा लिखने जैसा है ही नहीं। लिखना है बस, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज ना, बस वो याद कीजिए आप अपना क्या हेडिंग्स। ठीक है, चलो अभी मुझे खत्म कब होगा बता दो। कौन सा? एक्सटर्नल। 1 मिनट, अच्छा रुको, आप लोग हो, अच्छा आप यूनिवर्सिटी बैच के हो ना, तो बेटा तुम्हारे एग्जाम की डेट नहीं आई, सो सॉरी। 20 मार्च फॉर सेम 1 और सेम 2, मतलब आप तो लास्ट बैच हो ना, एनईपी में नहीं आ रहे हो ना, तो आपके लिए अभी यूनिवर्सिटी से डेट नहीं आई, लेकिन आएगी इसी के आसपास, बहुत डिले नहीं होगा। कब आएगी आपने बोले? क्योंकि आपका सुनो, आपके क्लासेस कब से शुरू हुए हैं? दिसंबर से कि मार्च, जनवरी से? दिसंबर से ही शुरू हो गए हैं। ओके, और रूल्स होता है यूनिवर्सिटी का, रूल ये है कि 90 डेज आपके टीचिंग हो जानी चाहिए, 90 डेज। तो 90 डेज आपका समझ लो, दिसंबर छोड़ भी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और दिसंबर का ही कम से कम 10 दिन तो गए हैं लेक्चर में ना। तो कुल मिला के नियर अबाउट आपका 15 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकते हैं, लगभग टाइम हो ही जाएगा बेटा। मतलब मई में खत्म होगा? 1 वीक आगे या पीछे। मई में क्यों खत्म होगा? हो भी सकता है मई में, लेकिन मई में तो ज्यादातर
पीजी वालों के होते हैं। हाँ तो बस क्योंकि मेरा टिकट है गाँव का। हाँ मिस मेरा भी है। मेरी समझ से 30 अप्रैल से पहले खत्म कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी के ऊपर है। कॉलेज वाले हम लोग बीए पार्ट 1 के ले रहे हैं और 20 मार्च से, मतलब FY के, तो उसके अकॉर्डिंग समझ लो लगभग आसपास आप भी होंगे। मे भी उससे पहले भी हो सकते हो क्योंकि 30 मार्च तक आपके ऑफिशियली डेट्स हो जाएंगी, तो 15 मार्च भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई हैव नॉट एनी आइडिया। तो बट इसलिए बोल रही हूँ कि जस्ट गेट रेडी, लग जाओ धूम धड़ाम से, बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के। ओके अभी फटाफट मुझे अटेंडेंस बोलो जल्दी जल्दी। रोल नंबर 1 से 10 के बीच में बोलो। 5। 1 मिनट। मैंने अटेंडेंस ले लिया है। अरे तुमने ले तो लिए, मैं सामने ही हूँ तो लगा लूँ तो अच्छा छुट्टी, तुम्हारी भी टेंशन नहीं, तुम भी कितना काम करते हो। हाँ बस सही बोला आपने। Yes, और